नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल में। आज जो वीडियो है वो एक कोलैब वीडियो है डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज़ के साथ, जिसके नरेटर हैं दीपक। तो दीपक, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अब आपको कहानी सुनाएंगे दीपक। सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल, जहां पर अनुराग भैया आपको डरावनी कहानियां सुनाते रहते हैं। और आज की इस वीडियो में मुझे मौका मिला है आप सभी को एक डरावनी कहानी सुनाने का। तो कहानी शुरू करने से पहले सिर्फ मेरी एक ही गुजारिश रहेगी कि अगर आपने अनुराग भैया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक दिया हुआ है, मेरे चैनल को भी ज़रूर से चेकआउट करें। और मेरी आवाज़ और मेरी कहानियाँ अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो लगा लीजिए हेडफोन्स और शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी को। ऋतिक और श्रद्धा की नई नई शादी हुई थी। शादी की पहली रात थी और ऋतिक रात के वक्त कमरे में आया। उन दोनों की शादी एक अरेंज मैरिज थी। दोनों ने शादी से पहले सिर्फ एक दूसरे की फ़ोटो देखी थी और उन दोनों ने शादी के लिए हाँ कर दी थी। ऋतिक एक बहुत ही सीधा साधा लड़का था जो कि अपने माँ बाप की हर बात को माना करता था, और श्रद्धा भी एक ऐसी लड़की थी जो कि अपने माँ बाप के कहे पर ही चलती थी, और अपने माँ बाप के कहने पर ही उन दोनों ने शादी करी थी। ऋतिक कमरे में आया और उसने श्रद्धा को देखा। तब उसे पता चल गया कि श्रद्धा घबरा रही है, और घबराए भी क्यों ना, वो दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। श्रद्धा और ऋतिक को थोड़ा वक्त चाहिए था एक दूसरे को समझने के लिए, और ऋतिक को ये बात अच्छे से पता थी। इसलिए उसने एक पिलो उठाया और ज़मीन पर रख दिया और ज़मीन पर सोने लगा। और जब श्रद्धा ने ये देखा तब उसे ये बात अच्छी नहीं लगी। श्रद्धा ने घबराते हुए कहा कि आप बेड पर आ जाइए, मैं नीचे सो जाती हूँ। लेकिन जब ऋतिक ने यह बात सुनी तब उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं नीचे ही सोऊंगा और मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ऊपर ही सो जाओ। मैं जानता हूँ कि हमें एक दूसरे को जानने के लिए थोड़े वक्त की ज़रूरत है। हमने अपने माता पिता के कहने पर एक दूसरे से शादी तो कर ली, लेकिन अभी हमें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, और यही कारण है कि मैं नीचे सो रहा हूँ और तुम्हें मैं नीचे सोने दे नहीं सकता, क्योंकि अब शादी हो चुकी है और तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं उम्मीद करता हूँ तुम समझ गई होगी। श्रद्धा ने जब ऋतिक के मुंह से ये सारी बातें सुनी तो उसे काफ़ी अच्छा लगा। उसे पता चल गया कि उसका जो पति है वो दिल का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और श्रद्धा काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। थोड़ी ही देर बाद वो भी सो गई। शादी को कुछ ही महीने बीते थे, लेकिन शादी के बाद से ही श्रद्धा की तबीयत खराब रहती थी। जब भी ऋतिक घर आता तब घर पर खाना बना हुआ नहीं होता था, और ऋतिक जब श्रद्धा से पूछता था, अरे तुमने खाना क्यों नहीं बनाया, जिसके जवाब में श्रद्धा कहती थी, मेरा मन नहीं है, मेरी तबीयत खराब है। ऋतिक दिल का काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। उसने कभी श्रद्धा को डांटा नहीं। वो खुद ही खाना बना लेता था या फिर बाहर से ऑर्डर कर लेता था। कई दिन ऐसे बीत गए, लेकिन श्रद्धा की तबीयत ठीक ही नहीं हुई। पहले तो ऋतिक ने सोचा था कि थोड़ा बहुत बुखार होगा, वो ठीक हो जाएगा दवाई खाकर, लेकिन जब ज़्यादा दिन हो गए तब ऋतिक ने श्रद्धा से पूछा, क्या हो गया है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हो रही? एक काम करो, मैं हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा तुम्हें, तो सुबह तैयार रहना। और फिर श्रद्धा ने हाँ में सर हिलाया। अगली ही सुबह ऋतिक अपनी कार में श्रद्धा को हॉस्पिटल लेके पहुंचा, और जब उसने डॉक्टर को सारी बातें बताई तब डॉक्टर ने कहा, कोई बात नहीं मिस्टर ऋतिक, मैं चेकअप कर लेता हूं, और कोई भी प्रॉब्लम मुझे नज़र आएगी तो मैं मेडिसिन लिख दूंगा। उस डॉक्टर ने श्रद्धा का पूरा चेकअप किया, और पूरा चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने ऋतिक से कहा, मिस्टर ऋतिक, मैंने तो सब कुछ चेक कर लिया है, पूरा चेकअप कर लिया है, लेकिन मुझे आपकी वाइफ में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई।
वैसे क्या आप मुझे डिटेल में समझा सकते हैं कि आखिर बात क्या है? और फिर ऋतिक ने कहा, एक्चुअली डॉक्टर, मेरी जो वाइफ है ना, वो खाती पीती नहीं है, कमज़ोर होती जा रही है। कहती है बुखार है और भी बदन दर्द वगैरह कुछ। तो कुछ समझ नहीं आता कि आखिर बात क्या है। कई दिन हो गए हैं ऐसा ही चल रहा है सब कुछ, शादी के बाद से ही है। और फिर डॉक्टर ने कहा, मैं समझ गया, कोई बात नहीं, मैं ताकत की कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, अपनी वाइफ को टाइम टू टाइम देते रहिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। और अगर ठीक ना हो तो आप वापस से मेरे पास आइएगा, मैं वापस से चेकअप करके देख लूँगा। डॉक्टर से काफ़ी लंबी बातचीत के बाद ऋतिक श्रद्धा को लेकर घर आ गया। उसके बाद ऋतिक ने श्रद्धा से कहा, देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारी तबीयत खराब रहती है, मुझे पता नहीं कि आखिर बात क्या है, लेकिन अपना ख्याल रखा करो। हाँ, मुझे पसंद नहीं है तुम बीमार रहती हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम खाया पिया करो और अपना ख्याल रखा करो। दिन बीतते गए और एक रात ऋतिक और श्रद्धा सो रहे थे। तभी अचानक से ऋतिक को प्यास लगी और उसका गला सूखने लगा। उसने सोचा कि चलो अब पानी पी लिया जाए। उसने बगल के टेबल पर हाथ मारा, लेकिन वहाँ पानी के जग में पानी ख़त्म हो चुका था। ऋतिक उठा और उसने लाइट जलाई, और जैसे ही उसने लाइट जलाई तब उसने देखा कि श्रद्धा उसके बगल में नहीं थी। और जब उसने अपनी वाइफ को अपने बगल में नहीं देखा तब उसने आवाज़ लगाई, श्रद्धा, श्रद्धा, कहाँ हो तुम? लेकिन बदले में कोई जवाब नहीं आया। और फिर ऋतिक वहाँ से उठा और किचन की तरफ बढ़ा और श्रद्धा को आवाज़ लगाता रहा, श्रद्धा, श्रद्धा, कहाँ हो तुम? ऋतिक को लगा कि श्रद्धा वॉशरूम में गई होगी, इसलिए ऋतिक वॉशरूम के पास गया। उसने देखा कि वॉशरूम में कोई नहीं था और ऋतिक ने वापस से आवाज़ लगानी शुरू करी, श्रद्धा, श्रद्धा, कहाँ हो तुम? लेकिन वापस से कोई जवाब नहीं आया। तभी ऋतिक को स्टोर रूम से एक आवाज़ आई और फिर ऋतिक ने स्टोर रूम की तरफ कदम बढ़ाए। स्टोर रूम के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दीवार पर कुछ कर रहा हो। और जब ऋतिक स्टोर रूम के पास पहुंचा तब उसने देखा कि दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। पूरे हॉल में अंधेरा हो रखा था और वो स्टोर रूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुल रखा था। ऋतिक स्टोर रूम के दरवाजे के पास गया और उसने दरवाजे को खोल कर देखा तो उसने जो देखा उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ऋतिक के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी वाइफ श्रद्धा स्टोर रूम के कोने में बैठी हुई है और दीवार पर कुछ खरोच खरोच कर कुछ लिख रही है। और जब ऋतिक ने श्रद्धा को इस हालत में देखा तब वो देखता ही रह गया और 2 मिनट तक श्रद्धा उस दीवार पर अपने नाखूनों से कुछ खरोच खरोच कर लिखती ही रही। ऋतिक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कोई सपना देख रहा है। और तभी अचानक से श्रद्धा ने ऋतिक की तरफ देखा और हंसते हुए बेहोश हो गई। और जब ऋतिक ने अपनी वाइफ को बेहोश होते हुए देखा तब ऋतिक भागते हुए स्टोर रूम के कोने में गया और उसने कहा, श्रद्धा, श्रद्धा, ठीक हो श्रद्धा? और फिर ऋतिक की नज़र दीवार पर पड़ी। तब उसने देखा कि दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन ऋतिक को कुछ भी समझ नहीं आया क्योंकि वो जो कुछ भी लिखा हुआ था वो उर्दू भाषा में था और ऋतिक को उर्दू भाषा नहीं आती थी। ऋतिक ने दीवार की लिखावट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी वाइफ को गोद में उठाया और अपनी कार में बैठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ा। हॉस्पिटल में उसने अपनी वाइफ को एडमिट करवाया और डॉक्टर ने फिर कहा, आप अपनी वाइफ को मेडिसिन टाइम से दे ही रहते ना? और फिर ऋतिक ने कहा, हाँ, मैं अपनी वाइफ को मेडिसिन टाइम टू टाइम देता हूँ। जिसके बाद उस डॉक्टर ने कहा, तो ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी वाइफ काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, ग्लूकोज मैंने चढ़ाया है लेकिन न जाने क्यों वो कमज़ोर होती जा रही है। लास्ट टाइम जब चेकअप किया था तब वो तो थोड़ी बहुत ठीक भी थी, लेकिन अब हालत बिगड़ती जा रही है। और फिर जब ऋतिक ने ये बात सुनी तब वो घबरा गया और उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, कोई तो इलाज होगा, आप पैसों की चिंता मत करिए, आप बस इलाज करिए,
और मेरी वाइफ को ठीक कर दीजिए। और जब डॉक्टर ने ये बात सुनी तब उसने कहा, हमारे लिए पेशेंट की सेहत ही सब कुछ है, पैसा थोड़ा कम मिले तो कोई बात नहीं। मैं एक काम करता हूँ, कुछ ग्लूकोज की बोतल और चढ़ा देता हूँ और आप कुछ दिन इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट रखिए। मैं इनका पूरा ख्याल रखूँगा और इन्हें खाने पीने के लिए जो भी अच्छी चीज़ें होगी वो सब दे दी जाएंगी और कुछ दिनों में ये प्रॉपरली ठीक हो जाएंगी। ऋतिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो रात वाली बातें बताए कि नहीं, कि उसकी वाइफ कैसे स्टोर रूम के कोने में बैठकर दीवार पर कुछ खरोच खरोच कर लिख रही थी। ऋतिक को लगा कि शायद तबीयत खराब होने की वजह से श्रद्धा ऐसी हरकत कर रही है, इसलिए उसने डॉक्टर को ये सारी बातें नहीं बताई और ऋतिक वहाँ से अपने घर आ गया। घर से थोड़े पैसे लेने के बाद वो वापस हॉस्पिटल पहुँचा और अपनी वाइफ का ख्याल रखने लगा। अपने लिए इतना प्यार और चिंता देखकर श्रद्धा काफ़ी ज़्यादा खुश थी। उसकी तबीयत तो खराब थी लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि उसे इतना अच्छा पति मिला है। रात के वक्त हॉस्पिटल में श्रद्धा बेड पर लेटी हुई थी और बगल में ही एक कुर्सी लगाकर ऋतिक भी वहीं बैठा हुआ था। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। श्रद्धा जागी हुई थी। ऋतिक ने श्रद्धा से कहा, तुम जागी हुई क्यों हो? सो जाओ, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। जागने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं हूँ यहाँ पर, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे आवाज़ लगा देना, मैं आता हूँ अभी। ये कहकर ऋतिक वहाँ से उठा और अपनी कार से कुछ खाने पीने का सामान लेकर आया और उसने अपनी वाइफ को खाने पीने का सामान दिया। तभी ऋतिक का फ़ोन बजा और ऋतिक ने जब अपना फ़ोन देखा तब उसकी माँ का फ़ोन था। ऋतिक ने फ़ोन उठाया और कहा, हाँ माँ, सब कुछ ठीक तो है, इतनी रात को फ़ोन? और फिर ऋतिक की माँ ने जवाब दिया, बेटा तेरी याद आ रही थी इसलिए सोचा फ़ोन कर लूँ। और ऋतिक ने जब ये बात सुनी तब ऋतिक ने हंसते हुए कहा, अरे हाँ माँ, याद तो मुझे भी तुम्हारी बहुत आती है, लेकिन क्या करूँ, काम की वजह से बस इस शहर में फंस कर रह गया हूँ। उसके बाद ऋतिक की माँ ने कहा, पता है मुझे, शादी को इतने महीने हो गए हैं, सब कुछ ठीक तो है, बहू की तबीयत कैसी है? और जब ऋतिक ने ये बात सुनी तब ऋतिक ने जवाब दिया, माँ तबीयत तो ठीक है, मैं इलाज करवा रहा हूँ, जल्दी ठीक हो जाएगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और फिर ऋतिक की माँ ने एक बात बोली जो कि ऋतिक को पसंद नहीं आई। ऋतिक की माँ ने कहा, बेटा शादी को इतने महीने हो गए, कोई खुशखबरी नहीं दी तुमने। और जब ऋतिक ने ये बात सुनी तब ऋतिक ने अपनी माँ से कहा, माँ कैसी बातें कर रही हो तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम्हें पता है ना श्रद्धा की तबीयत खराब रहती है, और ऐसे वक्त में कैसे बच्चे के बारे में सोच सकते हैं? थोड़ा तो दिमाग लगाओ, अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मेरी वाइफ को ठीक होने दो, जब ठीक हो जाएगी तब देखेंगे। और फिर ऋतिक की माँ ने कहा, हाँ माफ़ करना बेटा, तुम सही कह रहे हो, बहू की तबीयत ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके बाद ऋतिक ने कहा, अरे माँ, माफ़ी मांग कर शर्मिंदा मत करो, मैं आपको सुबह फ़ोन करता हूँ, ठीक है? आप खाना खा के सो जाइए और पिताजी को मेरा प्यार दीजिएगा। ये कहकर ऋतिक ने फ़ोन को काट दिया। और फिर ऋतिक ने श्रद्धा की शक्ल को देखा तब श्रद्धा की आंखों से आंसू गिर रहे थे। और जब उसने श्रद्धा की आंखों से आंसू निकलते हुए देखे तब ऋतिक ने कहा, अरे तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? बुलाऊं डॉक्टर को? और फिर श्रद्धा ने कहा, नहीं ठीक है सब कुछ, बस देख रही थी आप मुझसे प्यार कितना करते हैं। अपनी माँ से भी बहसबाजी कर ली मेरे लिए, और एक मैं हूँ, आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती, ना ही आपको अच्छा खाना बना के खिला सकती हूँ, ना ही किसी काम में आपकी मदद कर सकती हूँ, और ना ही आपको संतान दे सकती हूँ। अभी सिर्फ एक मरीज़ की तरह पड़ी रहती हूँ। एक आप हैं जो कि मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, और एक मैं हूँ जो आपके लिए कुछ भी नहीं करती। और जब ऋतिक ने यह बात सुनी तब उसने श्रद्धा से कहा, अरे ऐसी बात नहीं है, अब जब तुम्हारी तबीयत खराब रहती है तो इसमें तुम्हारी क्या गलती? इसमें कोई ये सब सोचने वाली बात नहीं है, समझी? और हो तो मेरी बीवी ही, बुरा वक्त तो सबका आता है, और मुझे पूरा यकीन है कि कुछ दिनों में तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। और
उसके बाद हम किसी अच्छे से वेकेशन पर चलेंगे। और जब श्रद्धा ने ये बात सुनी तब उसके चेहरे पर मुस्कान आई और ऋतिक भी मुस्कुराने लगा। कुछ ही देर बाद श्रद्धा सो गई और ऋतिक पूरी रात जागता रहा। सुबह सुबह जब श्रद्धा की आंखें खुली तब उसने देखा कि ऋतिक बगल में ही बैठा हुआ है और ऋतिक ने कहा, अरे उठ गई, मैं ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम करता हूँ। और अगर बॉडी में थोड़ी ताकत हो तो बाथरूम तक चलो, ब्रश वगैरह भी कर लो। कई दिनों तक यही सब चलता रहा और जब डॉक्टर को लगा कि श्रद्धा ठीक हो चुकी है तो फिर उस डॉक्टर ने श्रद्धा को डिस्चार्ज कर दिया। और डिस्चार्ज करने के बाद ऋतिक श्रद्धा को लेकर अपने घर वापस आ गया। श्रद्धा धीरे धीरे ठीक होने लगी थी और एक दिन छुट्टी के दिन ऋतिक घर की सफाई कर रहा था और स्टोर रूम में उसे वही नाखूनों से खरोची हुई लिखावट दिखाई दी जिसके ऊपर उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। और उसने सोचा कि चलो पता लगाया जाए कि आखिर ये है क्या। उसने अपने एक मुस्लिम दोस्त को कॉल मिलाया और उसे कॉल करके कहा, अरे सलीम भाईजान कैसे हैं आप? ज़रा एक काम था छोटा सा, मैं आपको एक फ़ोटो भेज रहा हूँ, आप ज़रा बता सकते हैं कि ये उर्दू में लिखा क्या हुआ है? और फिर ऋतिक ने उस लिखावट की फ़ोटो खींचकर अपने उस मुस्लिम दोस्त को भेज दी। और फिर उस मुस्लिम दोस्त ने ऋतिक को जवाब दिया, अरे ऋतिक भाईजान, ये लिखा हुआ है कि ये सिर्फ मेरी है। और जब ऋतिक ने ये बात सुनी तब उसे काफ़ी ज़्यादा अटपटी लगी और उसने कहा, शुक्रिया भाईजान, आपने मेरा काम कर दिया। ऋतिक ने फ़ोन को काटा और सोचने लगा कि आखिर उस रात श्रद्धा ने ये लिखा क्यों था। कुछ भी समझ नहीं आया। ये सिर्फ मेरी है, खैर जाने दो, उसकी वैसी भी तबीयत खराब थी। रात के वक्त खाना खाने के बाद ऋतिक और श्रद्धा दोनों सोने के लिए बेडरूम में आए और ऋतिक ने देखा कि श्रद्धा के गाल पर कुछ लगा हुआ था और ऋतिक ने कहा, अरे तुम्हारे गाल पर क्या लगा हुआ है? और फिर श्रद्धा ने जवाब दिया, कहाँ पर? जिसके जवाब में ऋतिक ने कहा, अरे ये रहा, रुको मैं हटा देता हूँ। और जैसे ही ऋतिक ने श्रद्धा के गाल पर हाथ लगाया तभी श्रद्धा ने एक अजीब सी आवाज में कहा, हाथ हटा, हाथ हटा। और जैसे ही श्रद्धा ने ये बात बोली तब वहां रूम में जल रही ट्यूबलाइट अपने आप से फूट गई और वहां एक भूकंप सा आने लगा। और श्रद्धा ने एक अजीब सी आवाज में कहा, आज के बाद अगर इसको हाथ लगाया तो जान से मार दूंगा, समझा? और जब ऋतिक ने यह बात सुनी तब वो काफी ज्यादा घबरा गया और उसने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, श्रद्धा, आर यू ओके? तुम ठीक तो हो? आखिर हो क्या गया है? और फिर श्रद्धा ने उसी अजीब आवाज में कहा, तुझे समझ नहीं आता, मैंने एक बार कहा कि मेरी श्रद्धा से दूर रहे और उसे हाथ मत लगा। अगर अगली बार तूने हाथ लगाया, कसम खा के कह रहा हूं, तेरे इतने टुकड़े करूंगा कि कोई गिनती नहीं कर पाएगा। यह आवाज इतनी ज्यादा भयानक थी कि ऋतिक काफी ज्यादा डर गया और श्रद्धा अचानक से बेहोश हो गई और उसे काफी तेज बुखार हो गया। ऋतिक ने उसे गोद में उठाया और ऋतिक को डर लग रहा था कि श्रद्धा वापस से वैसे बिहेव ना करने लगे। और फिर ऋतिक ने उसे बेड पर रखा। थोड़ी देर बाद ऋतिक को लगा कि श्रद्धा को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और ऋतिक श्रद्धा को डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने फिर से चेकअप किया और वापस से उसे 2 दिन और एडमिट किया। ऋतिक के दिमाग में वही घर वाली बातें चल रही थी कि आखिर श्रद्धा वो सब बातें आखिर कह क्यों रही थी और इतनी डरावनी आवाज़ तो श्रद्धा की नहीं थी। तो आखिर कैसे, क्या हो रहा था श्रद्धा के साथ? ऋतिक को अपनी वाइफ की चिंता खाए जा रही थी जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगा था। ऑफिस के काम को संभालना, अपनी वाइफ को संभालना, उसका ख्याल रखना, घर का काम करना बहुत मुश्किल होता था ऋतिक के लिए। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसे पता था कि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। ऐसे ही एक शाम
ऋतिक एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए गया था और घर का ज़रूरी सामान ले रहा था। तभी उसने शॉपिंग मॉल में ध्यान दिया कि एक आदमी उसके ऊपर नज़र रख रहा था, उसे घूरे जा रहा था। सबसे पहले तो ऋतिक ने उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा बात बढ़ गई तब ऋतिक उस आदमी के पास गया और ऋतिक ने कहा, अरे भाई साहब, बात क्या है आखिर? काफ़ी देर से नोटिस कर रहा हूँ आप मुझे घूरे जा रहे हैं। और फिर वो जो आदमी था वो ऋतिक को देखने लगा और देखता ही रह गया। ऋतिक ने कहा, अरे भाई साहब, पागल वगैरह हैं क्या आप? क्या आप मेरे को कब से घूरे जा रहे हैं? कोई जासूस वगैरह हैं क्या, मेरी जासूसी कर रहे हैं? उसके बाद उस आदमी ने कहा, ऋतिक भारद्वाज, आई एम राइट? और जब ऋतिक ने ये बात सुनी तब उसने कहा, हाँ ऋतिक भारद्वाज ही हूँ, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता? जिसके बाद उस आदमी ने कहा, आई एम संजय। भूल गए? संजय वर्मा। 7वीं क्लास में हम साथ पढ़ते थे ना, 10th तक हम साथ थे। और जब ऋतिक ने ये बात सुनी तब ऋतिक ने अपना सर खुजाते हुए कहा, संजय वर्मा, हाँ याद आया। हाँ अरे भाई यार, तू यार हाँ काफ़ी बदल गया यार, चेहरा भी काफ़ी बदल गया यार, पहचाना नहीं मैंने तुझे। क्या बात है, अरे यार इतना बदलाव? बचपन में कुछ और दिखता था और अब कुछ और, इसलिए पहचान नहीं पाया, सॉरी भाई। और जब संजय ने ये बात सुनी तब उसने कहा, अरे कोई बात नहीं यार, चेहरे तो बदल ही जाते हैं। वो तो तेरा चेहरा भी काफ़ी बदल गया है, इसलिए तो तुझे इतनी देर से घूर रहा हूँ। मेरे को डर लग रहा है कि यार ये ऋतिक ही है ना। काफ़ी कंफ्यूज था मैं, तकरीबन 20 मिनट से तुझे ही घूर रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि यार जाके बोलूँ, और अगर ना हुआ ऋतिक तब अजीब सा लगेगा, ऑकवर्ड हो जाएगा ना। हाँ इसलिए मैं बोल नहीं रहा था, लेकिन जब तू खुद सामने से आया और तूने कहा तब मुझे बताना पड़ा। और जब ऋतिक ने ये बात सुनी तब वो हंसने लगा और उसने हंसते हुए कहा, अच्छा और बता क्या चल रहा है सब कुछ? जिसके जवाब में संजय ने कहा, सब कुछ बढ़िया है, तू बता शादी हो गई? जिसके जवाब में फिर ऋतिक ने कहा, हाँ यार शादी तो हो गई। और फिर संजय ने कहा, क्या बात है, इसका मतलब फिर तो मैं चाचा भी बन गया हूँगा, पार्टी कहाँ है? और फिर ऋतिक ने कहा, अरे यार शादी को दिन ही कितने हुए, मुश्किल से साल हुआ है। और फिर संजय ने कहा, ज़रा दिखा भाभी की फ़ोटो वगैरह दिखा यार, मैं भी देखूं भाभी दिखती कैसी है। और फिर ऋतिक ने अपना फ़ोन निकाला और श्रद्धा की एक पिक निकाल कर अपने दोस्त संजय को दिखाई। और संजय ने कहा, अरे वाह, भाभी तो बहुत खूबसूरत है, काफ़ी लकी है तू, काफ़ी खूबसूरत वाइफ मिली तुझे, भाभी के हाथ की चाय कभी पिलाई हो? और फिर ऋतिक ने कहा, अरे यार वो क्या ही बताऊं, उसकी तबीयत इतनी ख़राब रहती है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। जब से शादी हुई है ना, बस हॉस्पिटल के चक्कर ही लगाए जा रहा हूँ, इतना उसका ख्याल रखता हूँ, इतनी दवाइयाँ खा चुकी है लेकिन ठीक नहीं हो रही है, और काफ़ी अजीब बिहेवियर करती है। समझ नहीं आता कि आखिर बात क्या है। कभी काफ़ी प्यार करेगी मुझे, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी हरकतें कर देगी ना तो समझ ही नहीं आता कि आखिर किया क्या उसने। और जब संजय ने ये बात सुनी तब उसके चेहरे से मुस्कुराहट चली गई और संजय ने कहा, क्या मतलब अजीब सा बिहेवियर, और मतलब समझा? और फिर ऋतिक ने उसे सारी बातें बताई। संजय ने फिर ऋतिक से कहा, अच्छा तो ये सब बात है, मैं समझ गया, मैं तेरे घर आना चाहता हूँ अगर तुझे बुरा ना लगे तो। और फिर ऋतिक ने कहा, अरे पागल कैसी बात कर रहा, तू बचपन का दोस्त है, चल तुझे अभी लेकर चलता हूँ। रात के 10 बजे हुए थे और ऋतिक अपने दोस्त संजय को लेकर घर पहुंचा। और ऋतिक ने घर में घुसते ही आवाज़ लगानी शुरू करी, श्रद्धा श्रद्धा ज़रा आओ, देखो तुमसे मिलने के लिए मेरा दोस्त आया है। और फिर श्रद्धा बाहर आई और उसने बाहर आकर संजय को देखा। तब जैसे ही उसने संजय को देखा, पता नहीं उसको क्या हो गया, और फिर श्रद्धा ने चिल्लाना शुरू कर दिया, कौन है ये, कौन है, इसे घर से बाहर करो अभी। और जब ऋतिक ने यह बात सुनी तब उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और उसने कहा, यह कोई बात करने का तरीका? मेरा दोस्त इतनी दूर से मुझसे मिलने के लिए आया, तुमसे मिलने के लिए आया, और तुम ऐसे बिहेवियर कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? और संजय वहाँ से चला गया।
और जब ऋतिक ने संजय को जाते हुए देखा तब उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा और ऋतिक भी संजय के पीछे भागा। संजय घर से बाहर जाकर थोड़ी ही दूर रुक गया और संजय जब रुक गया तब ऋतिक उसके पास आया और ऋतिक ने कहा, अरे सॉरी यार, पता नहीं यार मेरी वाइफ क्या है ये, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता, ये पता नहीं कैसी अजीब हरकतें करती है। और फिर संजय ने जवाब दिया, अरे कोई बात नहीं, वैसे भी भाभी ने थोड़ी ये सब कहा था। और जब ऋतिक ने ये बात सुनी तब वो अपना सर खुजाने लगा और फिर ऋतिक ने कहा, क्या मतलब? जिसके जवाब में संजय ने कहा, जो अंदर चिल्ला रही थी अभी वो तेरी वाइफ नहीं थी, और वो चिल्ला नहीं रही थी, चिल्ला रहा था। और पता है मुझे देखकर क्यों चिल्लाया वो? ऋतिक को कुछ भी समझ नहीं आया और उसने कहा, अरे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा यार, बात तो है, जो भी है साफ साफ बता ना। और फिर संजय ने कहा, उसकी आवाज़ बदल गई थी। भाभी की आवाज़ बदल गई थी, जो कि एकदम इम्पॉसिबल है। वो जो आवाज़ थी वो एक डिमोनिक वॉइस थी जो कि शैतानों की होती है, समझा? और पता है वो मुझे देखकर चिल्लाई क्यों? और फिर ऋतिक ने कहा, क्यों? संजय ने अपने गले में से एक लॉकेट निकाला और वो लॉकेट एक ओम की शेप का था जो कि हिंदुइज्म को प्रेजेंट करता था। वो एक धार्मिक लॉकेट था जिसके ऊपर कई सारे मंत्रों का कवच बना हुआ था। और फिर संजय ने कहा, ये लॉकेट है, ये मुझे मेरे गुरुजी ने दिया था। असल में जब मैं ये शहर छोड़कर चला गया तब मेरे घर से थोड़ा दूर एक मंदिर था जहाँ मैं रोज़ जाने लगा और मुझे वहाँ की आदत पड़ गई। धीरे धीरे मुझे वहाँ पर रहना और वहाँ पर भजन करना काफ़ी अच्छा लगने लगा और मैं वहीं का बनकर रह गया। मेरे गुरुजी ने बुरी शक्तियों से बचाने के लिए ये लॉकेट दिया और इसी लॉकेट की वजह से वो जो घर में है वो मुझे देखकर चिल्ला रहा था, क्योंकि तेरी वाइफ के ऊपर यानी कि भाभी जी के ऊपर किसी नेगेटिव एनर्जी का कब्जा है, समझा? और मेरे ख्याल से ये कोई जिन वगैरह है जो कि भाभी जी को अपने कब्जे में लेना चाहता है। और जैसा कि तूने बताया कि तबीयत हमेशा ख़राब रहती है और कभी भी अजीब हरकतें करती हैं, वो स्टोर रूम की दीवार खरोचने वाली बात, और उन्होंने उर्दू में कुछ लिखा था। हाँ, लेकिन भाभी जी को तो उर्दू नहीं आती और उन्होंने उर्दू में ठीक ठीक वो मेरी है क्यों लिखा? कभी कुछ सोचा? क्योंकि वो भाभी जी ने नहीं, उसके अंदर बैठे जिन यानी कि बुरे जिन शैतान ने लिखा है। उस नेगेटिव एनर्जी की नज़र भाभी जी के ऊपर है और हमें जल्द से जल्द भाभी जी को बचाना होगा। ऋतिक ने ये बातें सुनी तब ऋतिक ने कहा, यार तू तो अंधविश्वास वाली बातें कर रहा है। जिसके जवाब में संजय ने कहा, अच्छा तो मैं अंधविश्वास वाली बातें कर रहा हूँ? कितनी बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाए हैं, भाभी ठीक हुई? हाँ, और वो हॉस्पिटल जिसका तूने नाम बताया वो इतना बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ हर बीमारी का इलाज होता है। देश विदेश से लोग आते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर अगर भाभी जी का इलाज नहीं हुआ तब तो समझ जा कि मामला कुछ और है। पूरा बॉडी चेकअप करवाया, कुछ भी अजीब नहीं निकला। कई दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रही, फिर भी ठीक नहीं हुई। इतना खर्चा किया, आखिर कुछ और बात होगी ना, तभी तो भाभी जी ठीक नहीं हो रही। हॉस्पिटल के चक्कर तो काट ही लिया तूने। एक बार ऊपर वाले के दरबार में भी हाजिरी लगा दे, देख एक बार। संजय ऋतिक को एक बहुत बड़े मंदिर में लेकर गया और वहां पर एक पूजा करवाई। संजय ने अपने गुरुजी से ऋतिक को मिलवाया और उन्हें सारी बातें बताई और उन गुरुजी ने कहा, चिंता मत करो, ये बुरी शक्तियां हमेशा भले लोगों को परेशान करती हैं। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूँगा और फिर देखते हैं क्या करना है। ऋतिक और संजय उन महान गुरुजी को लेकर घर पर पहुँचे और जैसे ही उनके कदम घर के अंदर पड़े तब वहाँ घर में रखी हुई चीज़ें हिलने लगी और वहाँ की लाइट जो थी वो जलने बुझने लगी। वहाँ की चीज़ें ऐसी हिल रही थी जैसे भूकंप आया हो।
ऋतिक ये ऐसा नज़ारा पहली बार देख रहा था, जिसके बाद गुरुजी ने कहा, सब ऊपर वाले का नाम लेना शुरू करो, हर हर महादेव। ऋतिक और संजय ने हाथ जोड़ लिए और वो जो गुरुजी थे वो मंत्र पढ़ने लगे। और जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रहे थे वो घर की चीज़ें तेज़ी से हिलती जा रही थी और घर में चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। और चिल्लाने की आवाज़ और कहीं से नहीं, श्रद्धा के रूम से आ रही थी। वो गुरुजी मंत्रों का पाठ करने लगे और करते रहे और साथ ही साथ हरिओम हरिओम हर हर महादेव। कई घंटों तक उस घर में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहीं और वहाँ की चीज़ें हिलती रहीं। ऋतिक ये सब पहली बार देख रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। और तकरीबन 4 घंटे के बाद सब कुछ शांत हुआ और तभी वहाँ एक चीखने की आवाज़ आई। श्रद्धा सिर्फ मेरी है और मैं उसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। वो गुरुजी, संजय और ऋतिक कमरे में गए और उन्होंने देखा कि अंदर कमरे में सारा सामान टूटा फूटा पड़ा है और श्रद्धा जो है वो ज़मीन पर पड़ी हुई है। वो गुरुजी श्रद्धा के पास गए और उन्होंने श्रद्धा के सर पर हाथ रखा और कहा, हर हर महादेव, इस बच्ची की रक्षा करना। उन गुरुजी ने कई सारे हवन करवा के एक लॉकेट जो है वो ऋतिक को दिया और कहा, बेटा इसे अपनी धर्म पत्नी को पहना देना, आगे से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर ऋतिक ने कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपका एहसान रहेगा ज़िंदगी भर। और संजय तेरा भी। उस दिन के बाद से श्रद्धा बिल्कुल ठीक हो गई और उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अब श्रद्धा पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और ऋतिक और श्रद्धा खुशी खुशी रहने लगे। अगले ही साल उन्हें एक प्यारा सा बेटा हुआ और उनका जो परिवार था वो काफ़ी ज़्यादा सुखी हो गया। हाँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को कहानी जो है वो पसंद आई होगी। यहाँ तक कहानी को सुनने के लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आपको कहानी और मेरी आवाज़ पसंद आई तो फिर वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ मेरी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और एक बार फिर से मैं अनुराग भैया को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपने चैनल पर आकर आप सभी को कहानियाँ सुनाने का मौका दिया। तो चलिए मिलते हैं मेरे चैनल पर, यानी कि डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आपको दीपक की कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इनके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इनके चैनल पर जाकर इनकी बाकी कहानियाँ भी सुन सकते हैं और साथ ही इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इनके चैनल का नाम है डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, अब मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।